आस्था और पूजा दोनों का नाम आजकल बहुत फेमस हो चुका था। दीनापुर एक छोटा सा गांव था, जहां आजकल इन दोनों बहनों के हाथ के बनाए हुए छोले भटूरे सब लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे। लेकिन उनकी इस कामयाबी के पीछे उन दोनों की बहुत ही मेहनत और लगन थी। वो जब बहुत छोटी थी, तब उनके माता पिता उन्हें शहर ले गए थे। पिता मजदूरी करते थे, माँ घर संभालती थी। किराए के मकान में रहते थे और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी एक दिन उनके पिता महावीर को लकवा हो गया। डॉक्टरों ने जितना हो सके इलाज किया, उसके बाद उन्होंने महावीर को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी। एक दिहाड़ी मजदूर जब बिस्तर पर बैठ गया तो घर के हालात भी बुरी तरह चरमरा गए। जो भगवान की मर्जी, अब उसके आगे किसी का जोर नहीं चलता। आस्था के पिताजी, आप मन छोटा मत करो, थोड़ी हिम्मत करो। देख लेना, एक दिन आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मेरी वजह से तुम तीनों परेशान हो जाओगी। इतने बड़े शहर में अब सब कुछ कैसे ठीक हो पाएगा? सब ठीक हो जाएगा, बस हमारी दोनों बिटिया जरा अपनी 12वीं कर ले, उसके बाद देख लेना सब ठीक हो जाएगा। आस्था और पूजा दोनों जुड़वा बहनें थी और 12वीं की परीक्षा दे रही थी। अपने घर के हालातों से वो दोनों भी बहुत ही ज्यादा चिंता में थी। सोचा था 12वीं करने के बाद किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। 3 साल ग्रेजुएशन करने के बाद कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी लग जाएगी। लेकिन बाबा की तबीयत की वजह से मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग किसी कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं। कोई बात नहीं आस्था, हम लोग अपनी ग्रेजुएशन पत्राचार से भी पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम दोनों को ये सोचना होगा कि घर के हालात कैसे ठीक करें। माँ को तो तुम जानती ही हो, वो बेचारी कभी घर से बाहर नहीं निकली, और फिर उन्होंने पढ़ाई भी 5वीं क्लास तक की है। अब तो हम दोनों को ही कुछ सोचना होगा। बस पहले ये पेपर खत्म हो जाए। 1 महीने में बोर्ड की परीक्षा खत्म हो गई थी। घर के हालात बद से बदतर हो गए। थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वही दवाइयों में और घर के खर्चों में खत्म हो गई। आस्था की माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें हर समय देखी जा सकती थी। पूजा, आस्था, तुम्हारे पिताजी की तबीयत अभी संभली हुई नहीं लग रही है और मकान मालिक भी कई दिन से चक्कर लगा रहा है। बड़ी उम्मीदों के साथ शहर में आकर बसे थे कि सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि हम लोगों को गांव वापस चले जाना चाहिए। कम से कम वहां पर छोटा ही सही, पर अपना घर तो है। लेकिन माँ, गांव जाकर भी हम क्या करेंगे? यहाँ पर कोई छोटी मोटी नौकरी देख लेते हैं। हाँ माँ, यहीं पर ही कोई काम देख लेंगे। तू फिक्र मत कर, हम दोनों हैं ना तेरे साथ। मैंने जो कुछ भी कहा है बहुत सोच समझ कर कहा है। 3 महीने का किराया देना है। नहीं बेटा, हम लोग गांव जा रहे हैं बस। आस्था और पूजा इसके बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन माँ के आगे किसी की नहीं चली और वो लोग सारा सामान समेट कर गांव वापस आ गए। अब बताओ माँ, हम लोग गांव तो आ गए, लेकिन क्या काम करें? मैं तुम दोनों को यहाँ काम करने के लिए लेकर नहीं आई हूँ। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मुझे खेती बाड़ी का काम आता है, वही कर लूंगी। वाह वाह वाह, माँ तुमने तो कमाल ही कर दिया। शहर से गांव आई हो खेती बाड़ी करने के लिए, और वो भी किसी और के खेतों में। जाओ माँ, अब हमें कुछ सोचने दो। दोनों बहनें सर से सर मिलाए बैठी हुई कुछ सोच रही थी। वो चाहती थी कि वो कुछ ऐसा काम करे जो गांव में बिल्कुल नया हो। बहुत सोचने के बाद दोनों बहनों ने छोले भटूरे बेचने का सोचा। मैंने देखा है गांव में समोसे की दुकान के अलावा और कोई दुकान नहीं है। हम लोग यहाँ पर अगर छोले भटूरे बनाकर बेचेंगे तो मुझे लगता है ये काम चल पड़ेगा। मुझे भी यही लगता है। देखो, तुम छोले अच्छे बनाती हो और भटूरे मुझे आते हैं, तो इसलिए हम दोनों मिलकर यही काम शुरू करेंगे। और माँ कुछ भी कहे, उन्हें खेतों में जाकर काम नहीं करने देंगे। जो करना है अब हम दोनों बहनें खुद कर लेंगी। सोचा था तुम दोनों को पढ़ा लिखा कर काबिल इंसान बनाऊंगा, लेकिन मेरी बीमारी ने सारे घर का निजाम ही बिगाड़ दिया। सोचा तो तुम दोनों ने बहुत अच्छा है बिटिया, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई का हर्जाना भी हो रहा है। पिताजी, आप परेशान मत होइए। अब हम लोग यही काम करेंगे। कामयाब इंसान पढ़ा लिखा हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे जरूरी जिंदगी का बस यही सबक होता है कि इंसान कामयाब हो जाए। बड़ी हो गई हो तुम दोनों, बड़ी बड़ी बातें भी करने लगी हो। जो तुम्हें ठीक लगे कर लो। आस्था और पूजा ने पूरी तरह मन बना लिया
कि वो अब छोले भटूरे बेचने का काम करेंगी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी दिक्कत जो थी, वो अभी ये थी कि उनके पास सामान खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं थे। छोले भटूरे बेचने के लिए उन्हें एक कढ़ाई, गैस, सामान और यहाँ तक कि वो कहाँ लगाएंगे, इन सब की समस्या थी। तुम दोनों से कुछ नहीं छुपा। जो पैसे थे वो मैं वहाँ शहर में घर का किराया देकर आ गई हूँ। ले देकर मेरे हाथ में ये छोटी सी अंगूठी पड़ी है। अगर तुम दोनों ने सोच लिया है तो ये मैं तुम्हें दे देती हूँ। तुम इसे बेचकर नया काम शुरू करो। दोनों बहनों के लिए ये मुश्किल की घड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही थी। दोनों बहनें माँ के साथ सुनार की दुकान पर जाती हैं और वो अंगूठी बेच देती हैं, और उनसे मिले पैसों से वो सारा सामान खरीद कर घर ले आती हैं। बर्तनों का पूजन करने के बाद वो बहनें जगह की तलाश में निकलती हैं और आखिर में उन्हें एक अच्छी जगह मिल जाती है। वो गांव में बस अड्डे के पास अपनी दुकान लगाने की सोचती है। चल बहन पूजा, भगवान का नाम लेकर अपना काम शुरू करते हैं। भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ अच्छा परिणाम हमें देखने को मिलेगा। जहाँ कोशिश की जाए वहाँ कामयाबी जरूर मिलती है, मेरी टीचर कहा करती थी। अगर आप हर वक्त पॉजिटिव रहते हैं तो उससे सारे काम आपके अनुसार होना शुरू हो जाते हैं। अगले दिन सुबह से उन लोगों को काम शुरू करना था। रात को ही उन्होंने पूरी तैयारी कर ली। छोले भिगोकर रख दिया और आटा लगाकर रख दिया। सुबह सुबह दोनों बहनों ने घर से ही काफी सारी तैयारी की और सारा सामान रेहड़ी पर लगाकर गांव के बस अड्डे पर पहुंच गई। 20 रुपए में गर्मा गर्म छोले भटूरे। छोले भटूरे गांव वालों ने नाम बहुत सुना था, लेकिन छोटे गांव के होने के कारण वहां के लोग जब कभी शहर जाया करते थे तब खाया करते थे। अब गांव के ही बस अड्डे पर 20 रुपए के गर्मा गर्म छोले भटूरे। लोगों का ध्यान बरबस ही चला गया, और वो भी लड़कियों के द्वारा बनाए गए। छोले भटूरे आज तक इस काम पर सिर्फ और सिर्फ आदमियों का अधिकार रहा था। आस्था और पूजा ने अपना काम पूरी लगन के साथ शुरू किया। बस का इंतजार करने वाले लोगों और बस से उतरने वाले लोगों ने जब वहां पर छोले भटूरे की दुकान देखी तो वहां भीड़ लगनी शुरू हो गई। आस्था गर्मा गर्म छोले प्लेट में डालती और पूजा फटाफट गरम गरम भटूरे उतारती, साथ में अचार, प्याज, चटनी। लाजवाब स्वाद। जरा 2 प्लेट छोले भटूरे तो देना। अभी लो, यही खाने हैं या पैक करना है? अच्छा, तो क्या तुम पैक भी करती हो? तो फिर एक काम करो, 2 प्लेट खाने के लिए दे दो और 2 प्लेट पैक कर दो। आस्था फटाफट 2 प्लेट खाने के लिए लगाती है और 2 प्लेट पैक कर देती है। उस औरत ने जैसे ही छोले भटूरे खाए, खुश हो गई। मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है, लेकिन गांव में पहली बार छोले भटूरे खा रही हूँ। जब भी शहर सामान लेने जाती थी तभी छोले भटूरे खाती थी। बहुत ही लाजवाब और मस्त बने हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आना और लोगों को भी बताना कि यहाँ छोले भटूरे कैसे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तो मैं यहीं आया करूंगी। तभी वहां पर एक आदमी अपनी फैमिली के साथ बस से उतरता है। बच्चे छोले भटूरे चिल्लाने लगते हैं। अरे वाह, 4 महीने बाद गांव वापस आया हूँ। बड़ी तरक्की कर ली गांव ने। यहाँ पर भी छोले भटूरे की दुकान। चलो बच्चों, अगर तुम कह ही रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ छोले भटूरे खा ही लेता हूँ। अरे जरा 3 प्लेट छोले भटूरे लगा दो। अभी लीजिए। गर्मा गर्म छोले भटूरे प्लेट में रखकर आस्था उन लोगों को खाने के लिए देती है, और छोले भटूरे खाते खाते दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगते हैं। पापा पापा, दीदी ने तो कितने स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाए हैं। अब तो मेरी छुट्टियां यहाँ अच्छे से जाएंगी। मैं तो रोज यहीं पर छोले भटूरे खाने आया करूंगा। चलो भाई, ये भी सही रहा, वरना तुम दोनों ने तो मेरा सर ही खा लिया था कि गांव में कुछ खाने के लिए नहीं मिलता। ठीक है, रोज आ जाना। अपने पिता के मुंह से ये सुनकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और छोले भटूरे खाकर प्लेट वहीं साइड में रख देते हैं, और आस्था से कहते हैं कि दीदी, छोले भटूरे बहुत ही लाजवाब बने थे। पूजा और आस्था दोनों ही खुश हो जाती हैं। रोज छोले भटूरे बनाते बनाते उनके छोले भटूरे में बहुत ही प्रोग्रेस हो गई थी। अब उन्हें किसी चीज से डर भी नहीं लगता था। वो फटाफट छोले भटूरे तैयार करती और बेचती। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोगों में भी छोले भटूरे बहुत फेमस हो गए। अब तो लोग बसों से आने जाने का इंतजार किए बिना भी गांव के लोग आस्था और पूजा की दुकान पर आते और छोले भटूरे खाते। और देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। आस्था और पूजा दोनों अपने काम से बहुत खुश थे, यहाँ तक कि अब उन्होंने अपने पिताजी का इलाज कराने की भी सोच ली। अरे बेटा, इतनी मेहनत और लगन से काम करती हो,
कहाँ मेरी बीमारी पर पैसा खर्च कर रही हो। अगर हमें कुछ हो जाता तब आप भी तो हमारा ख्याल रखते ना। बस हमें भी अपना ख्याल रखने दो पापा। हमारे साथ हॉस्पिटल चलोगे और अपना इलाज शुरू करोगे। जब हम लोग शहर से गांव आए थे तब एक बार मुझे भी लगा था कि मेरा फैसला गलत हो गया है। हम लोग वहीं रहते और तुम दोनों कहीं नौकरी पकड़ लेती। लेकिन आज तुम दोनों को इतनी मेहनत और लगन से काम करते हुए देखकर मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। तुम तो बेटों से भी बढ़कर निकली। भगवान तुम्हें बहुत कामयाबी दे। आस्था और पूजा सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक लगातार काम करती। दोनों बहनें जहां पर जाती सब लोग अब उन्हें छोले भटूरे बनाने वाली लड़कियों के नाम से जानते। गांव की लड़कियां भी अब बेधड़क होकर वहां खड़े होकर छोले भटूरे खाती थी, क्योंकि छोले भटूरे बेचने वाली खुद भी लड़कियां थी। निशा और रोशनी की मां सुलोचना लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम किया करती थीं। पति के गुजरने के बाद वो अपनी दोनों बेटियों के लिए दिन रात मेहनत करती थीं। उसका बस एक ही सपना था कि वो अपनी दोनों बेटियों को अच्छे से पढ़ा लिखा सके, ताकि वो जिंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके। आज तुम दोनों का रिजल्ट आने वाला है। जल्दी से उठो, नहा धोकर भगवान का नाम लो और प्रार्थना करो कि तुम दोनों अच्छे नंबर से पास हो जाओ। माँ, तू चिंता मत कर, हम लोग अच्छे नंबर से ही पास हो जाएंगे। आज प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। जो हम लिखकर आ चुके हैं उसी का ही रिजल्ट आने वाला है। हाँ माँ, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर। तुझे हम पर पूरा यकीन होना चाहिए कि तेरी बेटियां अच्छे नंबरों से पास होंगी। निशा, रोशनी दोनों जुड़वां बहनें थीं। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पिता का निधन हो गया था। सुलोचना को बहुत से लोगों ने दूसरी शादी का बोला, लेकिन उसने फैसला किया कि वो अपनी दोनों बेटियों को अकेले ही पालेगी। आज उसकी बेटियों के साथ साथ उसके भी इम्तिहान का रिजल्ट आ रहा था। इतने सालों की मेहनत और सपने आज उसके पूरे होने जा रहे थे। दोपहर के बाद रिजल्ट आ जाता है। दोनों बहनों ने बहुत अच्छे नंबरों से अपनी 12वीं पास कर ली थी। सुलोचना तुरंत जाकर मोतीचूर के लड्डू लाती है और पूरे मोहल्ले में बंटवाती है। बहुत बहुत मुबारक हो सुलोचना, आखिर तेरी मेहनत रंग ले आई। हाँ बहन, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन भगवान ने मुझे दोनों बेटियां नहीं, हीरा दी है। उन्हीं की मेहनत और लगन का नतीजा है जो आज वो इतने अच्छे नंबरों से पास हुई हैं। बस भगवान आगे भी इन पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। हाँ हाँ, क्यों नहीं सुलोचना, सब ठीक ही होगा। सुलोचना ने अपने काम से छुट्टी की और अपनी दोनों बेटियों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया। तूने क्या सोचा है रोशनी, कौन से कॉलेज से हम लोग बीए करें? अभी तो कुछ नहीं सोचा है, लेकिन किसी अच्छे कॉलेज के लिए ही अप्लाई करेंगे जहां आगे हमें अच्छी जॉब भी मिल सके। दोनों ही बहनों ने कॉमर्स से अपनी पढ़ाई की थी और आगे की पढ़ाई वो किसी ऐसे कॉलेज से करना चाहते थे जहां उन्हें अच्छे से शिक्षा मिल सके और रोजगार भी। दोनों बहनें बात कर रही थीं, लेकिन सुलोचना मन ही मन सोच रही थी कि अब मैं आगे का खर्चा कैसे उठाऊंगी। इतने कम पैसों में तो मैं अपनी दोनों बेटियों को कॉलेज की पढ़ाई नहीं करवा पाऊंगी। माँ, तू किस चिंता में खो गई? मैं जानती हूँ तू यही सोच रही होगी ना कि आगे की पढ़ाई के लिए इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा। तो बिल्कुल भी फिक्र मत कर माँ, आस पड़ोस के लोगों को भी पता चल गया है कि हम लोगों ने अच्छे नंबर से अपनी 12वीं पास की है। इसीलिए अब हम आसपास के बच्चों को ट्यूशन देंगे और उसी से अपना खर्चा निकालेंगे। कुछ दिनों तक दोनों बहनें भाग दौड़ करती हैं और एक अच्छे कॉलेज में उन्हें एडमिशन भी मिल जाता है। फिर वो मोहल्ले में सबको बोल देती हैं कि यहाँ पर इंग्लिश और मैथ का ट्यूशन पढ़ाया जाता है। अधिकतर बच्चे इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स में सबसे कमजोर होते हैं। दोनों बहनों की सफलता के बारे में सारा मोहल्ला जानता था, इसीलिए धीरे धीरे लोगों ने अपने बच्चों को निशा और रोशनी के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। दोनों बहनें पहले कॉलेज जाती और कॉलेज से आते ही सीधा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगती। सुलोचना शाम को काम खत्म कर आती, तब वो सबके लिए खाना बनाती और तब दोनों बहनें रात को 2-3 घंटे बैठकर आराम से पढ़ती। देखते ही देखते 1 साल होने को आ गया
और बच्चों की फाइनल पेपर भी आ गए। निशा, मेरा मन कह रहा है कि हम लोगों को बच्चों पर और ध्यान देना चाहिए ताकि सब बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हो और हमारे पास और ज्यादा बच्चे ट्यूशन के लिए आ सके। कह तो तू ठीक ही रही है, लेकिन अगले महीने हमारे भी तो एग्जाम है। सोच समझ कर टाइम देना होगा, वरना तो हम लोग एग्जाम नहीं दे पाएंगे ढंग से। हाँ, ये बात भी है, लेकिन तू खुद ही देख, अगर हम लोगों ने थोड़ी और मेहनत की तो हमारे पास और बच्चे आने लगेंगे, माँ को भी सहारा हो जाएगा, और प्लस हमारे कितने खर्चे होते हैं वो सब भी हम लोग उठा पाएंगे। दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थी और सुलोचना अपनी बेटी की समझदारी भरी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। अगले दिन एक बड़ी सी गाड़ी निशा और रोशनी के घर के बाहर आकर खड़ी होती है। उसमें से एक रौबदार आदमी बाहर आता है। रोशनी और निशा के घर का दरवाजा बजाता है। रोशनी दरवाजा खोलती है। हाँ जी, किससे मिलना है आपको? मुझे निशा और रोशनी से मिलना है। क्या वो यहीं रहती है? मैं ही हूँ रोशनी, बताइए क्या काम है? मेरा नाम गिरधारी लाल है। तुम्हारे पड़ोस में ही रहने वाले पिंटू के स्कूल में मेरा पोता भी पढ़ता है। बिन माँ बाप का बच्चा है। मैं और उसकी दादी ही उसे पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। पढ़ाई में ठीक ठाक है, लेकिन मैथ उसके सर के ऊपर से जाता है। और उसके दोस्त पिंटू ने उसे बोला कि वो तुम दोनों से ट्यूशन पढ़ता है और उसके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। उसने भी जिद पकड़ ली कि तुम दोनों से ही ट्यूशन पढ़ेगा। रोशनी उस आदमी को अंदर आकर बैठने के लिए बोलती है और निशा को सारी बात बताती है। दोनों बहनें बोलती हैं कि वो इतने कम समय में उसे नहीं पढ़ा पाएंगी। तभी सुलोचना भी आ जाती है और वो भी उन लोगों की बात सुनती है। देखो बेटियों, जो तुमने कहा मैंने तुम्हारी सारी बात मान ली। मुझे पता है तुम लोग भी पढ़ाई कर रही हो और तुम्हारे पास काफी बच्चे भी हैं। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, लेकिन ये जरूर चाहता हूं कि मेरा पोता बहुत अच्छे से पढ़ाई करे। 10वीं का पेपर है। देख लो, तुम जो कहोगी मैं तुम्हें ट्यूशन की फीस देने के लिए तैयार हूं। बात पैसों की नहीं है अंकल, बात समय की है। हमारे पास समय ही नहीं है। वो आदमी निराश होकर जाने लगता है। तभी रोशनी आवाज देती है। रुकिए अंकल, आप इस तरह उदास होकर यहाँ से जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप अपने पोते को कल भेज देना। देखो, मैं वादा नहीं करती, लेकिन यकीन दिलाती हूँ कि वो अच्छे नंबरों से जरूर पास हो जाएगा। ये सुनकर वो आदमी खुश हो जाता है और 1 महीने के 10,000 ट्यूशन की फीस वहां टेबल पर रख देता है। दोनों बहनें हैरान होकर पैसों को देख रही थी। कम लगे तो बता देना, लेकिन मेरे पोते को अच्छे से पढ़ा देना। जो हो सकेगा तुम लोगों के लिए मैं कोशिश करूंगा कि कुछ कर पाऊं। निशा रोशनी अपनी पढ़ाई के साथ आने वाले बच्चों को भी बहुत अच्छे से पढ़ा रही थी और उनके सारे पेपर खत्म होने के बाद वो दोनों बहनें अपनी पढ़ाई में जुट जाती हैं। सुलोचना भी अपनी बेटियों का बड़ा साथ देती थी। देखते ही देखते निशा रोशनी दोनों के एग्जाम खत्म हो जाते हैं और 2 दिन बाद वो बड़ा आराम करती है। तभी मोहल्ले के बच्चे वापस ट्यूशन पढ़ाने की बात कहते हैं। मैं सोच रही हूँ कि हम इस मंडे से बच्चों को फिर से पढ़ाना शुरू कर दें। हाँ, रोज कोई ना कोई बच्चा आकर पढ़ने की बात बोलता है। चल ठीक है, हम लोग मंडे से ट्यूशन पढ़ाएंगे। अभी तो तुम लोगों ने अपने पेपर खत्म किए हैं, अब फिर दोबारा से इतनी जल्दी पढ़ाई शुरू करने की क्या जरूरत है? कुछ आराम कर लो। माँ, तू अपने बारे में क्यों नहीं सोचती? तू दिन रात काम में लगी रहती है। क्या तुझे आराम की जरूरत नहीं है? हमने तो फिर भी पेपर देने के बाद कुछ देर आराम कर लिया है। अच्छा बाबा, जो तुम दोनों को ठीक लगे करो। दोनों बहनें ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती हैं और देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और बच्चों का 10वीं का रिजल्ट आ जाता है। मोहल्ले के अधिकतर बच्चे जो रोशनी और निशा से पढ़े थे, वो सब बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए थे। आज तो निशा और रोशनी के घर उनके पड़ोसियों की लाइन लगी हुई थी। सब अपने बच्चों के पास होने की खुशी में मिठाई लेकर आए हुए थे। तभी वो आदमी निशा रोशनी के पास आता है। उसके हाथ में महंगे तोहफे थे और एक बड़ा सा गुलदस्ता भी। मेहनत और लगन से पढ़ाना क्या होता है वो मैंने तुम दोनों को देखा। मेरे पोते ने बहुत अच्छे नंबरों से अपनी 10वीं कर ली। इसमें पूरा पूरा योगदान तुम दोनों बहनों का ही है। ये छोटी सी भेंट मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए। नहीं नहीं, इतने महंगे तोहफे, इनका हम क्या करेंगे?
बेटी, मैं ठहरा पुराने जमाने का आदमी। मैं नहीं जानता कि आजकल क्या लिया और दिया जाता है। जो बरसों से करते हुए आ रहे हैं वही कर रहा हूं। बच्चियों ने बहुत मेहनत करी है, इतना तो इनका हक बनता ही है। मना मत करना। वो आदमी सारा सामान एक तरफ रख देता है। उसका पोता भी साथ में आया हुआ था। वो रोशनी और निशा के पैर छूता है। जिस मेहनत और लगन से तुम दोनों बहनों ने बच्चों के ऊपर मेहनत करी और अपनी भी पढ़ाई करी, इसी से पता चलता है कि तुम दोनों जीवन में बहुत कामयाब हो जाओगी। मेरी किसी प्रकार की मदद चाहिए हो तो बताना। अगर तुम कहो तो मेरा यहाँ पास में ही एक बड़ा सा मकान है जो हमेशा खाली रहता है। मैं उसे साफ सफाई करवाकर तुम लोगों को दे देता हूँ। तुम वहीं पर ही अपना एक इंस्टीट्यूट खोल लो। और ये मैं कोई तुम लोगों के ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ। बस मुझे ये पता चल गया है कि शिक्षा को जितना बांटा जाए वो उतनी ही बढ़ती है। मैं तुम्हें ये भी कहूंगा कि बहुत से गरीब बच्चे हैं जो डर के मारे आते ही नहीं है पढ़ने के लिए कि फीस कौन भरेगा। उनको मेरी तरफ से तुम फ्री में पढ़ा देना, ताकि इस गांव का हर बच्चा इतना पढ़ लिख जाए कि इस गांव का नाम रोशन हो जाए। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वक्त बदल रहा है। इस गांव को भी बदलने की जरूरत है। मेरा तो शुरू से ही सपना था कि मेरी दोनों बेटियां पढ़ लिख कर कोई बड़ा मुकाम हासिल करें। और इससे अच्छी बात और क्या होगी कि ये दोनों पढ़ते पढ़ते अपने ज्ञान को इन बच्चों में भी बांटे। निशा रोशनी भी खुश हो जाती हैं। गिरधारी लाल वो मकान साफ सुथरा कर कर उन दोनों बहनों को दे देता है। अब वहां पर बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और जो बच्चे फीस नहीं दे सकते थे उन सब की पढ़ाई गिरधारी लाल की तरफ से फ्री थी। इस तरह दोनों बहनें अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती हैं और वहीं पर अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाने लगती हैं। और भी आसपास के गांव के बच्चे भी अब उन दोनों बहनों के पास पढ़ने आते थे। अब तो उन दोनों ने सुलोचना का काम भी छुड़वा दिया था। धीरे धीरे रोशनी और निशा का नाम बहुत फेमस हो जाता है। मनकपुर नाम के एक गांव में सुजाता नाम की औरत अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। सुजाता के पति का निधन 2 साल पहले ही हो गया था। इस गम से वो उभर नहीं पाई और खुद भी बीमार रहने लगी और आज धीरे धीरे इस हालत पर आ गई कि वो चारपाई से भी उठ नहीं पा रही थी। उसे अपनी दोनों बेटियों की बहुत चिंता हो रही थी। उसकी दोनों बेटियां मानसी और नैन्सी दिन रात अपनी माँ की सेवा कर रही थीं। माँ, तू अपने दिल में लेकर तो आ, तुझे ठीक होना है। हम दोनों के लिए ठीक होना है। पिताजी के चले जाने के बाद एक तू ही है हमारे पास। मेरी बेटियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे लग रहा है कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। ऐसे तो मत बोल माँ, तुझे कुछ नहीं होगा। देख लेना, तू ठीक हो जाएगी। तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने के बाद मैं इस चिंता में घुल घुल कर यहाँ तक पहुंच गई हूँ कि 2-2 लड़कियों की जिम्मेदारी है मेरे सर पर। ले देकर एक अंगूठी और कुछ रुपए उस अलमारी में रखे हैं। मेरे बच्चों, अपना ध्यान रखना। ये कहते कहते सुजाता की सांसें उखड़ने लगी और पल भर में वो अपनी दोनों बेटियों को रोता हुआ छोड़कर इस दुनिया से चली गई। आस पड़ोस के लोगों के आने के बाद दोनों बहनें अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके जब घर आती हैं, गले लगकर खूब रोती हैं। हम अनाथ हो गए मेरी बहन, हम अनाथ हो गए। दीदी, दीदी, अब हम क्या करेंगे? क्यों हमारी माँ को भग क्यों हमारी माँ को भगवान ने छीन लिया? इससे तो अच्छा होता हमें भी अपने पास बुला लेते। दोनों बहनें और जोर जोर से रोने लगती हैं। पड़ोस में रहने वाली जानकी दोनों को खाना देकर चली जाती है, पर माँ के गम में वो दोनों खाने को ऐसे ही छोड़कर सो जाती हैं। सुजाता के चले जाने के बाद उस घर में बस एक गाय, एक अंगूठी और कुछ रुपए थे और उनके सामने सारा जीवन। घर में रखे हुए राशन से कुछ दिन आराम से निकल जाते हैं, लेकिन फिर दोनों को अपने जीवन यापन की चिंता सताने लगती है। नैन्सी,
मैंने तो अभी अपनी 12वीं खत्म की है। इतने कम पढ़े लिखे को तो कहीं नौकरी भी नहीं मिलती। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 पैसे घर में रखे हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे तो हम दोनों क्या करेंगे? ये बात तो बिल्कुल ठीक है दीदी। फिर हम दोनों क्या करेंगे? पर सच बताऊं दीदी, अभी तो मुझे बहुत तेज भूख लगी है और बगैर खाना खाए मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। आहा, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई हूँ। आलू उबाल के रखे हुए हैं, तू बैठ, मैं पराठे बना देती हूँ। मानसी अपने और नैन्सी के लिए आलू के पराठे बनाती है। फिर वो कटोरियों में दही डालकर खाने के लिए बैठ जाती है। आधा पराठा खाते ही नैन्सी के दिमाग में एक विचार आता है। दीदी, मैंने सोच लिया है, हम लोग नौकरी नहीं करेंगे, हम लोग अपना काम करेंगे। अपना काम? तुझे पता भी है अपना काम शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए? और टैलेंट भी। टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है दीदी, बस जरूरत है थोड़े से पैसे की। अच्छा, तो जरा मुझे बता, कौन सा टैलेंट है जो हमें कूट कूट कर भरा हुआ है? दीदी, खाना बनाने का टैलेंट। मुझे अभी अभी ख्याल आया कि आप इतने स्वादिष्ट पराठे बनाते हो। गाय माता हमारे पास है ही, हम लोग देसी घी के पराठे बनाएंगे, साथ में दही भी देंगे, और जिन लोगों को चाय के साथ लेने हैं उनके लिए चाय बनाएंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? हाँ, आइडिया तो मेरी बहन तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोग गांव में रहते हैं, शहर में नहीं। गांव के लोगों के घरों में तो ऑलरेडी शुद्ध घी होता है, भला वो हमारे पराठे क्यों खाने लगे? नैन्सी फिर बहुत सोच विचार करने लगती है। फिर वो अपनी बहन से बोलती है कि जो हमारे गांव के पास रेलवे स्टेशन है, हम लोग वहां पराठे लगाएंगे। मानसी को नैन्सी का आइडिया अच्छा लगता है। दोनों बहनें पैसे गिनती हैं, तो पैसे पूरे नहीं थे, और वो अंगूठी माँ की आखिरी निशानी थी। नैन्सी, हम अपनी गाय का बहुत ख्याल रखेंगे, और उसे जो दूध मिलेगा उससे हम लोग अच्छी दही तैयार करेंगे और शुद्ध घी के पराठे बनाएंगे। साथ में चटनी भी रख देंगे, और वो भी पारंपरिक सिलबट्टे पर बनी हुई। मैं एक काम करती हूँ, माँ की अंगूठी को सुनार के पास गिरवी रख देती हूँ। जब हमारे पास पैसे होंगे, हम माँ की अंगूठी को छुड़ा लेंगे। अगले दिन दोनों बहनें रेलवे स्टेशन पहुंच जाती हैं। वहां जाकर वो अपने लिए एक जगह पसंद करती हैं, और फिर वहां एक ठेले पर सामान बेचने वाले के पास जाकर, चाचा, ये रेलवे स्टेशन तो काफी व्यस्त रहता है। अगर यहाँ पर कोई काम शुरू किया जाए तो क्या वो चलेगा? देखो बेटा, मैंने तो अपनी जिंदगी में यही सब सीखा है कि अगर नियत साफ हो तो काम कहीं भी चल सकता है। यहाँ पर 4 समय गाड़ी रुकती है। बहुत से यात्री यहाँ से दूसरे स्टेशन के लिए रेल पकड़ते हैं, या तो फिर वापस उसी ट्रेन में सफर करते हैं। तुम तो देख ही रही हो, इस स्टेशन पर 1-2 ही दुकानें हैं। अगर तुम काम करना चाहती हो तो कर सकती हो। चाचा, इतना बता दिया है तो ये भी बता दो, यहाँ पर अगर रेहड़ी खड़ी करें तो कोई उठाकर तो नहीं ले जाएगा? बेटी, तुम एक काम करना, वो वाला खंबा देख रही हो, उस खंबे के साथ अपनी गाड़ी खड़ी कर लेना और उसे चेन के साथ खंबे से बांध लेना। रोज रोज तो तुम यहां से वहां सामान नहीं ढोगी। वैसे पूछ सकता हूं, तुम कौन सा व्यापार करने की सोच रही हो? हम सोच रहे हैं कि हम पराठे बेचने का काम शुरू करें, क्योंकि हमें यही आता है। हाँ हाँ, तुम ये काम शुरू कर सकती हो। वैसे भी इस स्टेशन पर एक वही समोसे वाला बैठता है और उसके पास काफी भीड़ रहती है। तुम इस समय भी देख सकती हो, देखो कितने लोग उसकी दुकान पर खड़े हैं। समोसे वाले की दुकान को देखने के बाद दोनों बहनें खुश हो जाती हैं कि हाँ, पराठे भी बिक जाएंगे। कुछ दिन बाद ही वो एक सुंदर सी रेहड़ी तैयार करके खंबे के साथ बांध देती हैं। घर के बने हुए शुद्ध देसी घी और दही से बने रायते के साथ में आलू और गोभी के पराठे बेचना शुरू कर देती हैं। नैन्सी रेहड़ी के ऊपर लिख देती हैं कि घर के बने शुद्ध घी के पराठे। दोनों बहनें सारा सामान सुंदर और साफ तरीके से रख देती हैं और रेल के आने का इंतजार करती हैं। जैसे ही रेल रुकती है, लोगों का हुजूम रेल से बाहर निकलना शुरू होता है और खाने पीने की चीजें ढूंढने लगता है। ज्यादातर लोग समोसे वाले के पास जाते हैं,
मानसी और नैन्सी सब्र के साथ अपनी रेहड़ी के पास खड़ी थीं। तभी एक परिवार उनके पास आता है। कौन कौन से पराठे हैं और कितने के देती हो? आलू और गोभी के पराठे हैं साहब, घर के बने मसाले, देसी घी और रायते के साथ। और आपको अगर चाय चाहिए तो चाय भी बन जाएगी। 20 के 2 पराठे। सर, आप हमारे पहले कस्टमर हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि आपको खाना पसंद आया? वो आदमी अपनी पत्नी को देखकर मुस्कुराता है। तब उसकी पत्नी बोलती है, तुम पसंद की बात करती हो, मैं कहती हूँ मैंने इतने लाजवाब पराठे अपनी जिंदगी में नहीं खाए। बहुत ही अच्छे पराठे थे, तुम देख लेना, तुम बहुत जल्दी कामयाब हो जाओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? फिर वो परिवार चाय के लिए भी बोल देता है। नैन्सी फटाफट चाय बनाती है और उन चारों को दे देती है। चाय भी बहुत ही स्वादिष्ट थी, क्योंकि वो गाय के दूध की बनी चाय थी। 120 रुपए पहली कमाई पाकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। तभी वहां पर पराठे बनते देखकर कुछ लोग पराठे खाने के लिए आ जाते हैं। 20 के पराठे, वो भी देसी घी के। सुनकर लोगों के मुंह में पानी आ गया, और जब उन्होंने पराठे खाए तो उन्हें वो बहुत ही स्वादिष्ट लगे। थकान मिटाने के लिए सब लोगों ने चाय भी पी ली। दोनों बहनें बहुत खुश थीं। 45 मिनट रुकने के बाद ट्रेन वापस वहां से चल दी। मानसी और नैन्सी अपने गले में देखती हैं तो खुशी से उनकी आंखों में आंसू थे। वो फिर जल्दी जल्दी बिखरे हुए सामान को सही तरीके से रख देती हैं और दूसरी ट्रेन का आने का इंतजार करने लगती हैं। तभी वो आदमी उनके पास आकर बोलता है, जिनसे उन्होंने सलाह ली थी। मैंने देखा लोगों ने तुम्हारे पराठे बड़े खुश होकर खाए। तुम जल्द ही कामयाब हो जाओगी। स्वाद इंसान को कहीं भी खींच लाता है। चलो भाई, मैंने देखा बहुत से लोगों ने पराठे खाए हैं, अब तो आलू के पराठे तुम मेरे लिए भी बना दो। हाँ हाँ चाचा, क्यों नहीं, बढ़िया सी मस्त चाय भी पिलाती हूँ। वो आदमी पराठे खाने के बाद में उन दोनों को बोलता है कि सचमुच में तुम्हारे बनाए हाथों के पराठे बहुत ही स्वादिष्ट हैं। और उसके बाद ये गरम गरम चाय तो सोने पर सुहागा है। किंतु उसी स्टेशन पर एक आदमी आज अपने ग्राहकों को किसी और दुकान पर जाता हुआ देखकर थोड़ा सा चिढ़ जाता है, और वो था वो समोसे वाला। कौन है ये दोनों लड़कियां? बड़े शुद्ध घी के पराठे बेच रही हैं। ट्रेन से उतरने वाला हर ग्राहक हमारा हुआ करता था, किंतु आज मैंने देखा कि उसकी रेहड़ी पर भी अच्छी खासी भीड़ थी, और वो भी पहले दिन। साहब, ये मनकपुर की लड़कियां हैं, बेचारी अनाथ हैं, गुजारे के लिए यहाँ पर पराठे बेचने आती हैं। बेचारी? अरे कहाँ की बेचारी? धंधे में जो भी तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए वही तुम्हारा दुश्मन है। लगता है मुझे अपने समोसे के साथ साथ पराठे का काम भी शुरू करना चाहिए। क्या मालिक, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? वो लड़कियां तो थोड़े दिन काम करेंगी, फिर शादी करके कहीं और चली जाएंगी। आपने पहले भी तो पराठे शुरू किए थे, लेकिन याद है ना कितना नुकसान हुआ था। आप समोसे अच्छे बनाते हो साहब, वही बनाओ। उधर शाम तक दोनों बहनें पराठे बेचकर अपना सारा सामान खत्म कर चुकी थी, पर पहले दिन की कमाई से भी बहुत खुश थी। धीरे धीरे रोज अब उनके पराठे काफी फेमस हो गए। जो लोग पराठे खाकर गए हुए थे, वो वापसी में जब भी सफर करते तो यहाँ के पराठे जरूर खाते। और तो और वो अपने रिश्तेदारों को, जो उसे स्टेशन पर उतरने वाले होते थे, उन्हें भी कहते थे कि कभी वहां से गुजरो तो उनके पराठे जरूर खाना। मानसी और नैन्सी दोनों बहनें अच्छी तरह अपने काम को संभालते हुए आगे बढ़ने लगी, और एक समय ऐसा आया कि उन दोनों की फोटो उनके काम के साथ अखबार में छपी कि 2 अनाथ बहनों ने अपनी कड़ी मेहनत से अपना एक सफल व्यापार खड़ा कर लिया है। और फिर एक दिन दोनों बहनें सुनार के पास जाकर अपनी माँ की अंगूठी वापस ले आती हैं। मेरी बहन, सही मायनों में आज हम लोगों ने सफलता प्राप्त कर ली है, क्योंकि हम अपनी माँ की आखिरी निशानी को घर ले आए हैं। दोनों बहनें खुशी खुशी गले लग जाती हैं और अपनी माँ की अंगूठी को देखने लगती हैं। कोमल और प्रियंका दोनों बहनें अपने माता पिता के चले जाने के बाद बिल्कुल अकेली थीं। उनकी माता का निधन जब वह काफ़ी छोटी थीं तभी हो गया था, और अब उनके बाबा भी बीमारी के चलते गुजर गए। दोनों अनाथ बहनें कुछ दिन तक घर में रखे हुए राशन पर ही गुजारा करती रहीं।
प्रियंका 18 साल की और कोमल 16 साल की थी। प्रियंका को अपनी और अपनी बहन की बहुत चिंता सता रही थी। कोमल, बाबा हमें छोड़कर चले गए। अब हम कैसे अपना गुजारा करेंगे? ओह, मैं तो यही सोच सोच के रोने लगती हूँ। दीदी, हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना हम भूखे मर जाएंगे। हाँ मेरी बहन, हमें काम तो ढूंढना ही पड़ेगा। मैं कल ही सुरेंद्र चाचा के पास जाकर बोलती हूँ कि हमें वह कहीं काम दिला दें। सुरेंद्र उनके पड़ोस में ही रहता था और प्रियंका के पिताजी का अच्छा दोस्त भी था। प्रियंका के पिताजी के चले जाने के बाद कुछ दिन सुरेंद्र का परिवार ही उन दोनों का ख्याल रखता था। पर सुरेंद्र की पत्नी अच्छे स्वभाव की औरत नहीं थी। वह सुरेंद्र को और मदद करने से मना कर देती हैं। एक दिन प्रियंका कोमल के साथ सुरेंद्र के घर जाती है। चाचा, पिताजी के चले जाने के बाद हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम काम क्या करें, और काम नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? हम तो पिताजी की तरह मजदूरी भी नहीं कर सकते चाचा। मेरा जानकार है, वो गोलगप्पे बनाकर बेचता है। उन्हें गोलगप्पे बनाने के लिए किसी की जरूरत है, पर तुम लोगों को तो गोलगप्पे बनाने भी नहीं आते होंगे ना? मैं देखता हूं, मैं उससे कहूंगा कि पहले वो तुम्हें बनाना सिखा दे। बेटा, 1-2 दिन इंतजार करो, कुछ भी होता है तो मैं तुम दोनों को बताऊंगा। सुरेंद्र फिर अपने जानकार के पास जाता है और प्रियंका और कोमल के लिए बात करता है। अरे सुरेंद्र भैया, मुझे तो किसी ऐसे आदमी की जरूरत थी जो परफेक्ट तरीके से गोलगप्पे बना सके। ऐसा है ना कि पूरा दिन गोलगप्पे बनाने के बाद रात को मार्केट में जाने की हिम्मत नहीं रहती। फिर भी चलो, अगर तुम कह रहे हो कि लड़कियां मेहनती हैं तो एक बार भेज देना। अगर वो जल्दी गोलगप्पे बनाना सीख जाएं तो उनके लिए भी अच्छा होगा। सुरेंद्र वहां से सीधा प्रियंका और कोमल के पास आता है और अगले दिन तैयार रहने को बोलता है। अगले दिन प्रियंका और कोमल अपने चाचा सुरेंद्र के साथ उनके जानकार के पास जाते हैं, जिनका नाम मोहन है। देखो सुरेंद्र भैया, मैं इनको काम तो सिखा दूंगा, पर मैं पैसे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। हाँ, एक टाइम का खाना मैं दे दूंगा। सुरेंद्र प्रियंका और कोमल की तरफ देखता है। कोई बात नहीं चाचा, आप हमें काम सिखा दो। मैं बहुत जल्दी काम सीख जाती हूँ और आपको कोई शिकायत भी नहीं होने दूंगी चाचा। फिर वह दोनों बहनें वहां से सुरेंद्र के साथ घर चली आती हैं और रास्ते में, अरे प्रियंका, बेटा, मैं तेरे लिए कहीं और बात कर लेता हूं। तूने उसको हाँ क्यों बोला? भला ये क्या बात हुई कि वो ज्यादा पैसे नहीं दे सकता? अरे, जब मैं तुम दोनों को वहां काम के लिए लगवा रहा हूं तो पैसों के लिए ही तो तुम जाओगी ना। भला कौन किसी को फ्री में काम करके देगा? आजकल के लोग भी बड़े मौका परस्त होते हैं, किसी की मेहनत नहीं देखते। आप परेशान मत हो ज्यादा और गुस्सा भी मत करो चाचा। मैं जल्दी ही गोलगप्पे बनाना सीख लूंगी और फिर देख लेना, वह काम के बाद हमें पैसे दे ही देंगे। हाँ हाँ दीदी, पानी पूरी बनाना कौन सा मुश्किल होगा? हम रोटियां भी तो बनाती हैं ना। बस ये सोच लो कि छोटी छोटी रोटियां बनानी पड़ेंगी। नहीं नहीं कोमल, ऐसा नहीं होता। रोटियों में और गोलगप्पों में बहुत फर्क होता है। गोलगप्पे बनाना एक कला है। अगर ये इतना ही आसान होता तो हर दूसरा आदमी गोलगप्पे ना बना रहा होता। मुझे पता है तुम दोनों बहुत समझदार हो, और घबराना मत। कोई भी बात हुई तो मुझे बताना। कोई अकेला मोहन ही नहीं है जो तुम्हें काम देगा। फिर सुरेंद्र अपने घर चला जाता है और प्रियंका, कोमल अपने घर आ जाती हैं।
दीदी, मुझे अभी एक आइडिया आया है। अगर तुम गुस्सा न करो तो मैं बताऊं। हाँ हाँ कोमल, जल्दी बताओ। दीदी, हम दोनों बहुत से अच्छे गोलगप्पे बनाना सीखेंगे, और उसका पानी भी। और कुछ टाइम बाद हम अपने गोलगप्पे की रेडी खुद लगाएंगे, और जो भी पैसे हम कमाएंगे ना, वो पैसे तो हमारे ही होंगे। हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा आइडिया। मुझे लग रहा है कि मेरी बहन बहुत समझदार है। सच कहूँ तो मेरे मन में भी यही ख्याल आ रहा था। पर मुझसे वादा करो कोमल, यह बात किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना तो मोहन चाचा हमें गोलगप्पे बनाना सिखाएंगे ही नहीं। और अगर सुरेंद्र चाचा की पत्नी को पता चल गया तो वह मोहन चाचा को बता देगी। इसलिए मुझसे वादा करो कि यह बात सिर्फ हम दोनों बहनों के ही बीच में रहेगी। अरे हाँ हाँ दीदी, पक्का वादा। अगले दिन दोनों बहनें मोहन के यहाँ पहुँच जाती हैं। मोहन सबसे पहले उन्हें गोलगप्पे का आटा लगाना सिखाता है। ये देखो, इस तरह हम लोग सूजी के गोलगप्पे बनाते हैं। सूजी के गोलगप्पे बनाते वक्त हमेशा ध्यान रखना कि तुमने इसमें तेल की इतनी मात्रा डालनी है कि सूजी अच्छे से भीग जाए। इतना तेल! तभी सूजी के गोलगप्पे महंगे होते हैं, है ना चाचा जी? अब देखो, मुझे ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है। जितना काम सिखा रहा हूँ उतना ही सीखो। प्रियंका आंखों से इशारा कर कोमल को चुप होने के लिए बोलती है। फिर दोनों बहनें सूजी के गोलगप्पे बनाने के लिए आटा लगाना सीखती हैं, और थोड़ी ही देर में मोहन उन्हें सिखाता है कि कैसे लोइयां बनाकर कैसे इनको तलना है। प्रियंका और कोमल जब अपने हाथ से बेलकर गोलगप्पे कढ़ाई में डालती हैं तो वह फूल कर ऊपर आते हैं, और दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। अरे अरे दीदी, देखो ना, हमारे तो सारे गोलगप्पे फूल रहे हैं। मोहन फिर लाल लाल आंखों से दोनों को घूरता है। वह दोनों आंखें देखकर डर जाती हैं और फिर चुप्पी लगाकर गोलगप्पे तलने लगती हैं। इस तरह लगातार 1 महीने तक दोनों बहनें मोहन के पास गोलगप्पे बनाती हैं और एक टाइम का खाना खाती हैं और घर आ जाती हैं। महीना खत्म होने पर मोहन उनके हाथ पर 100-100 रुपए रखता है। अरे चाचा जी, यह तो सिर्फ 100 रुपए हैं। देखो लड़कियों, इस बारे में पहले ही बात हो गई थी कि मैं तुम लोगों को पैसे कम दूंगा। अरे पर चाचा, इतने कम दोगे? ये थोड़ी ही बोला था। अरे हम सुबह से शाम तक यहाँ बैठकर गोलगप्पे बनाती हैं और आप हमारे हाथ तो सिर्फ 100 ही रुपए रख रहे हैं। अरे कम से कम हम दोनों बहनों को 1-1 हजार तो दे दो। यह सुनकर मोहन जोर जोर से हंसने लगता है। क्या कहा तुमने? 1000 रुपए? कभी 1000 रुपए देखे भी हैं? हाँ चाचा, सही ही बोल रहे हो। 1000 रुपए नहीं देखे, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि देख नहीं सकते। ये पकड़ो अपने 100 रुपए, और पूरे दिन में कोई आपके लिए इतने गोलगप्पे बना दे तो रख लो। और वह प्रियंका के हाथ के 100 रुपए भी मोहन के हाथ पर रख देती है और गुस्से में वहां से प्रियंका का हाथ पकड़कर चली आती है। अरे पगली, यह क्या किया तूने? अरे अब हमारा क्या होगा? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं, और जो एक टाइम का खाना मिलता था वो भी गया। 100 रुपए? दीदी बस सिर्फ 100 रुपए दे रहा था हमें। बस बहुत हुआ। अरे हम अपने गोलगप्पे खुद बनाकर खुद बेच लेंगे। आहा, और गोलगप्पे बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? प्रियंका और कोमल जाकर सुरेंद्र को सारी बातें बता देती हैं। लालच की भी हद होती है। भला कोई 100 रुपए भी देता है? तुम ठीक कह रही हो। तुम लोगों ने गोलगप्पे बनाने तो सीख लिए। लो, मेरे से 1500 रुपए लो और जाकर अपना गोलगप्पे का काम शुरू करो। और अपनी चाची को मत बताना कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। यही काम करो। चलो मेरे साथ राशन की दुकान पर चलो।
मैं तुम लोगों को जो सामान चाहिए वो दिलवा देता हूं। बड़ा आया मोहन। भला 100 रुपए? बच्चों की मेहनत नहीं दिखी उसे? और फिर सुरेंद्र उन्हें दुकान पर लेकर जाता है और गोलगप्पे बनाने का सारा सामान दिलवाता है। प्रियंका और कोमल घर आकर गोलगप्पे बनाती हैं और फिर प्रियंका एक बड़ा सा घड़ा लेकर उसे मांज धोकर उसके अंदर गोलगप्पे का पानी बनाती है। फिर कोमल भाग कर जाती है और चाचा को बुला लाती है। अरे इतनी जल्दी क्या मचा रखी है? जल्दी बता, क्या हुआ? क्या क्या तुमसे काम नहीं हो पाया? अरे नहीं नहीं चाचा, नहीं, वह बात नहीं है। बात यह है कि हमने गोलगप्पे बना लिए हैं और पानी भी। आप बस एक बार खाकर ये बताओ ना कि कैसे बने हैं। फिर प्रियंका सुरेंद्र को गोलगप्पे बनाकर देती है। 4 गोलगप्पे खाने के बाद, अरे वाह वाह, मजा आ गया। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट बने। उस मोहन के गोलगप्पे से भी काफी अच्छे। अब प्रियंका, थोड़ा सा नमक कम है। नमक कर दे पानी के अंदर। बाकी हर चीज बहुत बढ़िया है, कमाल। तुम लोग एक काम करो, ये बाजार के नुक्कड़ पर जो जगह खाली है वहां जाकर गोलगप्पे बेचना। वहां हर तरफ के लोग आते हैं। फिर प्रियंका पानी का घड़ा अपने सर पर रखकर और कोमल बहुत सारे गोलगप्पे और उनको रखने के लिए एक बड़ा सा स्टूल लेकर आती है और वहां नुक्कड़ पर वह गोलगप्पे लगाकर आवाज देने लगती हैं। गोलगप्पे, गोलगप्पे, खट्टे मीठे पानी के साथ बढ़िया गोलगप्पे। सूजी वाले 10 रुपए के 6, आटे वाले 10 रुपए के 8। गोलगप्पे, गोलगप्पे। नुक्कड़ पर उस कोने पर खड़े होकर जब दोनों बहनें आवाज लगाती हैं तो लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। लड़कियों को गोलगप्पे बेचते देख कुछ लोग हंसते हैं और कुछ लोग उनके पास आकर गोलगप्पे खाने लगते हैं। लोगों को उनके गोलगप्पे और पानी बहुत ही पसंद आता है और देखते ही देखते उनके पास बच्चे और औरतें काफी मात्रा में आने लगते हैं। अब दोनों बहनें मिलकर बहुत मेहनत से गोलगप्पे बनाती हैं और अब वह कई तरह का पानी भी बनाने लगी हैं। कोमल, अब हमारा काम अच्छा चल रहा है। क्यों ना हम एक बड़ा सा ठेला खरीद लें? अरे मेरे 3 चक्कर लग जाते हैं यहां से पानी ले जाते हुए और फिर डर भी लगा रहता है कि कहीं ठोकर लगी और मटका फूट गया। हाँ दीदी, बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे ये बिल्कुल ठीक रहेगा। क्यों ना हम लोग कबाड़ बाजार में जाकर देखें? वहां हमें कोई ठीक ठाक हालत में ठेला मिल ही जाएगा और हम वही खरीद लेंगे। फिर दोनों बहनें दूसरे गांव में एक कबाड़ी के पास जाती हैं और वहां पर से एक ठेला पसंद कर लेती हैं और आते वक्त वह एक पेंट भी खरीद लाती हैं। फिर दोनों बहनें अपने हाथों से अपने ठेले को सुंदर सा सजाती हैं और अगले दिन वह अपने ठेले पर सारा सामान रखकर नुक्कड़ पर बेचने जाती हैं। और 1-2 साल की मेहनत के बाद दोनों बहनों का गोलगप्पों का काम अच्छा चल पड़ता है। फिर प्रियंका कोमल की छूटी हुई पढ़ाई को भी शुरू करवा देती है। इस तरह दोनों अनाथ बहनें गोलगप्पे बेचकर अपने जीवन को सफल बना लेती हैं।